दोस्तों नमस्कार। आज लाठर की चौपाल में फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों आज लाठर की चौपाल में आपको एक ऐसी विशेष हस्ती से आपको मिलवाने जा रहे हैं और वो हस्ती है मिस्टर कर्नल सिंह आईपीएस। कर्नल सिंह आईपीएस एक बड़े डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, डिसिप्लिन ऐसे ऑफिसर हैं जिसको लेकर हम सब प्राउड फील कर सकते हैं। और हम इस बात से ही प्राउड फील कर सकते हैं कि आज वो लाठर की चौपाल में हमारे साथ शामिल हैं। और आज क्यों बुला रहे हैं उनको, तो इसलिए कि उन्होंने एक किताब लिखी है और किताब का नाम बटला हाउस। द बुक इज रियली इंटरेस्टिंग। टाइटल भी बहुत इंटरेस्टिंग है बुक का। और सब लोगों ने इसका जिक्र तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बटला हाउस, बटला हाउस को कांड की तरह भी देखा जाता है और बटला हाउस को एक ऐसे ऑपरेशन की तरह भी देखा जाता है कि जो एक बहुत कामयाब एक तरह से ऑपरेशन रहा। और उसमें एक जो सबसे पहले शहीद हुए थे इंस्पेक्टर मोहन शर्मा। और जो ये किताब लिखी गई है, ये बुक जो है मिस्टर कर्नल सिंह हैं, आईपीएस ऑफिसर और हमारे देश के बड़े रिस्पेक्टेड, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड ऑफिसर हैं मिस्टर कर्नल सिंह आईपीएस। और वो रिटायर हुए एज डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के। और उस रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इस किताब बटला हाउस को लिखा है। और ये जो बटला हाउस को क्यों लिखा है, क्योंकि he was the officer who spearheaded the operation in बटला हाउस। और ये बटला हाउस कहाँ है? ये जामिया नगर में जो है ये बटला हाउस है। तो आज हमारे साथ कर्नल सिंह साहब, जो एक निहायत ईमानदार और डेडिकेटेड एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं, वो आज हमारे साथ हैं। और बटला हाउस क्योंकि उन्होंने लिखी है तो आज आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। साहब, ये बटला हाउस किताब से ही सामने से नजर आता है कि बंदूक है, गोली है, कांड है, वो सब है। एक बहुत बड़ी इसके ऊपर बड़ी चर्चा रही है, बड़ा कंट्रोवर्सी भी बटला हाउस के ऊपर जब हुआ ये सब एपिसोड, उस समय भी हुई। पॉलिटिकल पार्टीज ने बीच में अपनी टांग फंसाई, किसी ने इसको फेक वो कहा कि अनकाउंटर कहा, किसी ने कुछ कहा। और उस समय में 30 के करीब लोग मरे थे। जो बम ब्लास्ट सीरीज वो हुई थी सारे करोल बाग और सारे एरियाज में 30 के करीब हुए और 100 के करीब मेरे ख्याल है इंजर्ड तब हुए थे। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे को इसमें किताब में लगी कि वो जो मोहन शर्मा जी हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, तो जब वो अंदर बटला हाउस में जा रहे थे तो जाने से पहले उन्होंने आपको शायद फोन किया जी। और फोन करके आपसे कहा कि जी आई एम एंटरिंग। और शायद उसके कुछ ही मिनट बाद आपके पास दूसरा फोन आता है और उस फोन से आपको पता लगता है कि मोहन हैज बीन शॉट जी। वो एक मार्टायर हुए। आपको आप इसके बारे में आप इस किताब में एक एक जिसे कहते हैं ना जर्रा जर्रा जो एक फेक कांड बताया जाता था, उसके काउंटर में एक तरह से मैं इस किताब को मानता हूँ, जो बताती है कि कैसे हमारे पुलिस फोर्स, कैसे हमारे सेल्स, इंटेलिजेंस सेल्स, ये सारे काम करते हैं और हमारे देश को इस तरीके से रक्षा करते हैं कि हम घर में सुकून से हम रह सकते हैं। और आप इस फोर्स में इतने वर्षों आपने काम किया। आप मोहन जी के बारे में पर्टिकुलरली पहले हम वहीं से शुरू करते हैं, आपके क्या व्यूज हैं? व्हाट सॉर्ट ऑफ गाय वाज ही? मोहन चंद शर्मा जो है कम बोलने वाला, निहायत ही इंटेलिजेंट और उसको फ़ोन एनालिसिस में मास्टरी थी। वो कई बार लगता था कि कितना उसको नॉलेज है, कैसे है, कि फ़ोन का एनालिसिस करके देख के वो बताता था सर इसमें कुछ नहीं है या इसमें कुछ निकलेगा। तीसरे जो है उसमें बहुत बड़ी क्वालिटी थी ऑपरेशंस की। उसने काफ़ी ऑपरेशंस किए टेररिस्ट के अगेंस्ट, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट भी, दिल्ली से लेके कश्मीर तक, दूसरी स्टेट्स में। और एक टीम लीडर की उसमें क्वालिटी थी। जो उसकी टीम थी बड़ी कोहेसिव टीम थी और किसी भी ऑपरेशन में, कितना भी डिफ़िकल्ट ऑपरेशन हो, वो साथ मिलकर काम करने की उनमें काबिलियत थी।
तो मैं मोहन चंद शर्मा को अपनी टीम का सर्वोत्तम एक ऑफिसर मानता था, आज भी मानता हूँ कि उसमें काबिलियत थी। और उसको खोने से स्पेशल सेल को, दिल्ली पुलिस की एंड दिल्ली पुलिस को बहुत बड़ा लॉस हुआ है एंटी टेरर ऑपरेशंस में। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि वो मार्टायर थे। और क्या उनको उनका ड्यू जो एक सर्विसेज का, एक डेडिकेशन का मिलना चाहिए, क्या उनको सरकार की तरफ से मिल पाया? हाँ जी, बिल्कुल मिल पाया। देखिए, ये जो उनको अवार्ड मिला राष्ट्रपति के द्वारा, जो हालांकि उनकी वाइफ ने रिसीव किया, इस पुस्तक में मैंने मेंशन भी किया और उनकी वाइफ का फ़ोटो भी दिया है राष्ट्रपति से रिसीव करते हुए। तो जो अशोक चक्र है वो रेयरली किसी को मिलता है, सिविलियन। तो उसको गवर्नमेंट ने अशोक चक्र प्रदान किया, एक्सेप्ट किया कि ये जो उसका काम था भारत में सर्वोत्तम काम था, इसलिए उसको उसका ड्यू मिला है। अच्छा, हुआ क्या था? जैसे आपने इसमें कहानी में आप ये मतलब कहानी की तरह, इट्स लाइक ए नॉवल विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग भी है ये जी। जो किताब है। आपने जो करवल बाग वाला वो इंसिडेंट का आपने बताया कि कैसे वहाँ पर वो ऑटो भी के टुकड़े टुकड़े होके लटके हुए थे, सब खून के, वो इस तरह, तो वो बड़ा एक आपने मार्मिक सा दृश्य जो है, एक जैसे नॉवलिस्ट होता है, आपने उस नॉवलिस्ट की तरह इसको सारे को वहाँ पर बताया है। तो कौन लोग थे इसके पीछे? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन मुजाहिदीन। ओके। इससे पहले इन्होंने पहला ईमेल किया था जब यूपी कोर्ट में नवंबर 2007 में ब्लास्ट हुए थे। उस समय पहली बार एक ईमेल आई थी कि हम इंडियन मुजाहिदीन हैं और ये काम हमने किया है और हमने और भी ब्लास्ट किए हैं। हाँ, 9 ब्लास्ट का उन्होंने कहा था कि मेल के 5 मिनट बाद ही। नहीं, वो जो है वो दिल्ली के ब्लास्ट की है। ये मैं बात कर रहा हूँ नवंबर 2007 की। ओके। उस समय उत्तर प्रदेश में 3 कोर्ट्स में ब्लास्ट हुए थे जी। उसका इन्होंने जिक्र किया। उससे पहले इंडियन मुजाहिदीन के बारे में किसी को नहीं मालूम था। अच्छा। उसके बाद उन्होंने फिर ब्लास्ट किया जयपुर में 13 मई को 2008 को, फिर गुजरात में किया, गुजरात में अहमदाबाद में किया, सूरत में जो उन्होंने प्लांट्स किए थे एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, वो ब्लास्ट नहीं हुए बिकॉज उन्होंने जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाया था उसमें एक कैपेसिटर माउंट नहीं कर पाए थे, वो उस वजह से वो ब्लास्ट नहीं हुए। थैंकफुली सूरत में लोग बच गए। फिर उन्होंने दिल्ली में ब्लास्ट किया। गुजरात में कुछ लोगों को पकड़ा सिमी के, गुजरात पुलिस ने 15 अगस्त के आसपास 2008 में। उनसे ये पता लगा कि इंडियन मुजाहिदीन के जो लोग हैं उनको केवल उनके सिमी के केवल 2 लोग जानते थे और वो 2 लोग गायब थे, वो पकड़े नहीं गए। यानी इसके बारे में और कोई सोर्स से पता ही नहीं लग रहा था कि कौन लोग हैं ये। इन लोगों ने क्या किया, जो इसके ऑर्गेनाइजेशंस थे गुजरात में, उन्होंने 3 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया वहाँ पर। उसका नंबर पता लग गया गुजरात पुलिस को कि ये 3 सिम कार्ड हैं, लेकिन वो तीनों आपस में ही बात करते थे। उसमें से एक फ़ोन जामिया नगर के एरिया में 17 जुलाई को आया और 23 जुलाई तक रहा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। उन 3 फ़ोन को एनालाइज किया गया। तो जब मोहन उन 3 फ़ोनों को एनालाइज कर रहा था तो उसमें एक फ़ोन पे 1 सेकंड की एक इनकमिंग कॉल थी बाहर से, क्योंकि और तो कोई कॉल्स इन तीनों फ़ोनों के आपस में नहीं आती थी। जनरली क्या होता है, अगर कोई हमें कॉल करता है और उस कॉल को हम बिना एक्सेप्ट किए डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो जो कॉल डाटा रिकॉर्ड है उसमें 1 सेकंड की इनकमिंग कॉल दिखाता है। तो जनरली ऑफिसर्स उसको इग्नोर कर देते हैं कि वे ऐसी किसी ने कर दिया होगा, बाई चांस गलती से किसी का आ गया होगा। लेकिन मोहन चंद शर्मा ने इसको सीरियसली लिया। तो ये देखा कि ये फ़ोन किसका था जिसने कॉल की। तो फ़ोन किसी लखनऊ के रहने वाले का था। जिस समय उसने फ़ोन किया उसकी पोजीशन मुंबई में थी, लेकिन वो गुजरात नहीं गया था। उस फ़ोन से कुछ कॉलें डिफरेंट जगह गई थी। एक कॉल दिल्ली में भी आई थी उसी फ़ोन से।
तो उस फ़ोन पे काम करना शुरू करा मोहनचंद शर्मा ने, और ये एक आतिफ नाम का लड़का था जिसको उसने आइडेंटिफाई करा। मीनवाइल 18 सितंबर को करीब दोपहर बाद जो है आईबी में एक मीटिंग हुई, तो उन्होंने बताया कि गुजरात में जो ब्लास्ट हुए थे वहाँ पे हॉस्पिटल्स में भी इन्होंने कार बम रखे थे टेररिस्ट ने। 2 कार बम, उसका पर्पज़ ये था कि जब इंजर्ड हॉस्पिटल आए और उनके रिलेटिव आए तो वहाँ ब्लास्ट हो और लोग मरे। तो अहमदाबाद में तो दोनों कारें डिस्ट्रॉय हो गई थी, ब्लास्ट हो गए थे, लेकिन सूरत में वो कार इंटैक्ट थी। उनके नंबर से और उनके इंजन नंबर, चैसिस नंबर से ये पता लगा कि वो बम्बई से चोरी हुई है। तो बम्बई पुलिस ने जितने कार चोर थे उनको इंटरोगेट करना शुरू करा। एक कार चोर ने एडमिट किया कि ये कार मैंने वहाँ सप्लाई की है। उस कार चोर को गुजरात लाया गया, अहमदाबाद लाया गया। तो अहमदाबाद में उसने घर आइडेंटिफाई करा कि भाई यहाँ मैंने जो बम बनाने वाले थे वो देखे थे, और वो लोग जो थे बम प्लांट करने के बाद 26 जुलाई को 2008 को गुजरात अहमदाबाद में बम प्लांट करने के बाद राजधानी से दिल्ली गए थे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आई, अब इसमें हमें देखना था कि उस राजधानी एक जो ट्रेन थी उसमें कौन कौन लोग ट्रैवल किए दिल्ली के लिए एंड उनका क्या बैकग्राउंड था। तो ये काम मैंने मोहनचंद शर्मा को दिया क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से कर रहा था। तो मैंने उसको कहा कि भाई पहले आप ये देखो कि अगर ये दिल्ली से गए होंगे, अगर दिल्ली आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली से गए होंगे, तो हो सकता है दिल्ली से इन्होंने रिजर्वेशन कराया हो। रेदर देन पूरी ट्रेन को हम चेक करें, फर्स्ट स्टेप हमने ये चेक किया। तो उसमें काफ़ी लोग वेरीफाई हो गए, लेकिन 13 लोगों का एड्रेसेस वगैरह गलत मिले। तो एक हमें ये हुआ कि ये लोग जो आए थे, ये लोग जो हमें रिजर्वेशन स्लिप्स मिली हैं, ये कनेक्टेड हो सकते हैं। तो फिर ये इन्होंने रिजर्वेशन कराया था निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। सो मैंने मोहन से पूछा, मैंने कि ये बताओ कि जब ये निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जिस समय रिजर्वेशन कराया जा रहा था, वो जो फ़ोन था आतिफ जिसका हमें पहले डाउट था, उसकी पोजीशन कहाँ थी? अच्छा। तो उसने चेक करके बताया जी उसकी पोजीशन भी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे थी जब ये रिजर्वेशन कराए गए। तो उसका शक बढ़ा। पहले तो यही था कि भाई कनेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी, बट यहाँ से शक बढ़ा। फिर जो इनके पूरे फ़ोनों का एनालिसिस करा गया तो पता लगा कि ये जो जयपुर में इसके साथी थे जितने भी कनेक्टेड, जब जयपुर ब्लास्ट हुआ था इनके फ़ोन बंद थे, जब दिल्ली ब्लास्ट हुए इनके फ़ोन बंद थे, जब गुजरात हुआ इनके फ़ोन बंद थे। तो कड़ी से कड़ी तो डाउट इसका बढ़ गया। फिर इसको लोकेट किया, वो उसकी एड्रेस पता लगा 108L18 बाटला हाउस। तो रात को फिर ये डिसाइड हुआ भाई यहाँ हम सर्च करें, लेकिन सर्च किस समय करनी चाहिए। तो टीम का व्यू था कि उस समय रमज़ान का महीना था कि जनरली ये लोग रात को जगते हैं, ज़रूरी नहीं अपने घर में भी हों, लेकिन सवेरे 3-4 बजे आके सो जाते, अपने घर पे आते हैं। तो बेटर है हम दिन में रेड करें। तो ये भी डिसाइड हुआ, उनको ये कहा गया कि भाई अगर जब आप रेड करो, ज़रूरी नहीं हो घर पे हों, और घर पे नहीं हुए और आपकी प्रेजेंस लोगों को पता लग गई तो ये भाग जाएंगे। तो टीम ने अब ये डिसाइड किया कि इस तरीके से जाएं, जैसे एक को जो धर्मेंद्र था सब इंस्पेक्टर, उसको कहा भी आप वोडाफोन की आप कपड़े पहने हैं एग्जीक्यूटिव के, क्योंकि इसके पास जो फ़ोन था टेररिस्ट के पास, ये वोडाफोन का फ़ोन था। तो अगर नहीं मिलते तो कहेंगे वेरिफिकेशन करना है। 2 टीम हमने तैयार की। पहली टीम जो है मोहनचंद शर्मा हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, एंड सेकंड टीम जो थी एसीपी संजीव यादव, जो बैकअप टीम थी। फ्रंट में मोहन थे। तो इन्होंने जब ये, जबकि वो फिल्म जो है उसमें डिफरेंट हो जाता है सारा कुछ, ऐसे वो ऑपरेशन जो है वो संजीव यादव का है। नहीं, वो ठीक नहीं था, क्योंकि लीडिंग टीम मोहन की थी। तो पहले ये जो एग्जीक्यूटिव वोडाफोन की उसमें था, वो ऊपर गया, 4थी मंजिल पे ये घर है। तो उसने वहाँ आवाज़ें सुनी अंदर से, तो उसको कंफर्म हो गया कि भाई अंदर लोग हैं। तो वो नीचे आया, उसने मोहन को बताया। ये टाइम था जब आपने कहा ना मोहन ने आपको फ़ोन किया। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई सर वो लोग अंदर हैं, कुछ लोग वहाँ पर, और हम अंदर जा रहे हैं।
तो मैंने उसको बेस्ट ऑफ लक बोला। ये मेरी मोहन से लास्ट डायलॉग था उसके साथ। एंड मैं उस दिन जो है हमारे पुलिस हेडक्वार्टर में होम मिनिस्टर आए हुए थे, लेकिन कई बार पहले इंसिडेंट हुए थे कि जब टीम हमारी ऑपरेशंस पे जाती है तो लास्ट मोमेंट पे कई बार ज़रूरत पड़ती है कि कोई चीज़ चाहिए होती है या कोई प्रॉब्लम आती है उनको। तो मैंने सीपी साहब से कहा था कि जी मैं होम मिनिस्टर की मीटिंग में नहीं आऊँगा, मैं अपनी टीम के बैकअप के रूप में बैठना चाहता हूँ। तो उन्होंने परमिशन दे दी। तो मैं स्पेशल सेल के ऑफिस में बैठा हुआ था लोधी गार्डन में जब ये कॉल आई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सेकंड जो कॉल आएगी वो एक सक्सेस की आएगी, लेकिन काम हो गया। लेकिन 15-20 मिनट बाद जो कॉल आई वो एसीपी संजीव की थी। उसकी आवाज़ चोक कर रही थी उस समय, मतलब वन कैन अंडरस्टैंड कि ही वॉज अंडर इमोशंस। उसने कहा कि मोहन को और हेड कांस्टेबल बलवंत था, इनको गोली लगी है, इनको हॉस्पिटल भेज रहे हैं, टेररिस्ट अभी अंदर ही हैं। नाउ इमीडिएटली आई थॉट अगर टेररिस्ट अंदर हैं भाग भी सकते हैं। तो मैंने कहा कि तुम उनको कोशिश करो कंटेन करने की, और मैं भी आ रहा हूँ और फोर्स को भेज रहा हूँ। तो मैंने फिर पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया कि मुझे 5 कंपनी और 1 प्लाटून कमांडो इमीडिएटली चाहिए बाटला हाउस एरिया में। और मैं जो बचे कुचे लोग थे सेल में उनको कहा भी मेरे साथ चलो। मैं इमीडिएटली चल दिया। रास्ते में मुझे हमारा डीसीपी था आलोक, वो भी मिल गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो सेकंड एनकाउंटर कंप्लीट हो चुका था जो एसीपी संजीव की टीम के साथ था जी। तो ये एक इंसिडेंट हुआ। एंड मैं ये पूछना है, मतलब अब ये तो एक्चुअल इंसिडेंट हुआ, लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है? मतलब एक इतना प्रोफेशनल तरीके से, मतलब रिसर्च बेस्ड सारा एक एक्शन किया जाता है, और आप लोगों ने सारा टीम ने रिसर्च किया और अंदर गए, तो जैसा रिएक्शन होगा वो उसी वे से आगे आपकी एक्टिविटी होगी। लेकिन उसके बावजूद ये फिर क्यों कॉमनलाइज और ये सब चीज़ें? अब कहाँ लश्कर तैयबा है ना, चाहे वो मुजाहिदीन है, पीएफआई है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये आप तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी रहे हैं, तो इन सबकी कहीं से फंडिंग बाहर से होती है या फंडिंग यहीं से सेल्फ सस्टेनिंग होती है इंटरनल? कि जो इंडियन मुजाहिदीन है, अब आई विल गो बैक टू इट्स हिस्ट्री। ओके। पाकिस्तान ने जो है इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट करानी शुरू की लेट 70s में, जब पंजाब प्रॉब्लम शुरू हुई। हाँ, वो एक एपिसोड पहला जी। से उनका। उसके बाद अफ़गानिस्तान में जो तालिबान थी वो बड़ी एक्टिव थी। तालिबान के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन थी लश्कर तैयबा एंड हुजी, ये वहाँ उनके साथ ऑर्गेनाइजेशंस थे। लेट 80s में वहाँ प्रॉब्लम कुछ सॉर्ट होती हुई नज़र आई, तो वहाँ से काफ़ी लोग जो हैं दे शिफ्टेड टू कश्मीर। they were redirected, all मुजाहिदीन्स, उनमें से काफ़ी लोग they were redirected to कश्मीर। तो 89 के आसपास कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गया और कश्मीर में ज़्यादा समस्या बढ़नी शुरू हो गई वहाँ पर। इसके बाद 9/11 हुआ। 9/11 से भी पहले जाऊँगा, 90s में जो है पाकिस्तान क्या करता था, अपने यहाँ के लोगों को ट्रेन करता था और फिर उनको एज रेजिडेंट एजेंट इंडिया में भेजता था। रेजिडेंट एजेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि वो आदमी आएगा एक जगह, पाकिस्तानी होगा, उस जगह आने के बाद वो फ्रेंडशिप बनाएगा कुछ लोगों से, वहाँ से किसी रूरल एरिया से एक सर्टिफिकेट ले लेगा कि यहाँ का रहने वाला है। देन ही विल शिफ्ट टू दिल्ली, हैदराबाद, जैसे दिल्ली में भी पहले शिफ्ट हुए थे। वहाँ शिफ्ट करने के बाद उस आइडेंटिटी का यूज़ करेगा कि भी मैं तो इंडिया का रहने वाला हूँ। पैसे उसके बाद पास हवाला के थ्रू आते थे उस समय। फिर वहाँ पर वो अपना बिजनेस शुरू करेगा एज इफ इज इन इंडियन। बिजनेस जब उसका चल जाएगा यहीं शादी कर लेगा। फिर पाकिस्तान से दूसरे ट्रेंड लोग आने लगेंगे और फिर वो यहाँ शुरू करेंगे जो टेररिस्ट कार्रवाई है। मुझे तो बहुत बड़ा एक तरह से जी, बहुत ही बड़े तरीके से, मतलब एक साजिश से चलता है। अब आपने साथ में फंडिंग की बात की कि इनको फंडिंग कहाँ से आती है। एक हमने
99 में एक बर्मीज ओरिजिन का आदमी पकड़ा था। वो इंटरनेशनल इस्लामिक फ्रंट जो है, जिसमें जकात जो है, जो मुस्लिम में कॉन्सेप्ट है जकात का कि 10% जी एक पार्ट जो है अपनी इनकम का चैरिटी के लिए देते हैं। तो अब किसको चैरिटी करें, इसके उसको ढूंढना पड़ता है। इसके बजाय ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, उसको फंडिंग कर देते हैं। तो ये उस इंटरनेशनल इस्लामिक फ्रंट की ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान में पोस्टेड था। इसने इंटरोगेशन में बताया कि ये खुद जाके जितने भी टेररिस्ट कैंप्स थे उस फंडिंग का एक पार्ट उसमें देता था। तो ये फंडिंग जो है वहाँ आ गई। इसी तरह से लश्कर ए तोयबा जो है, इसका फ्रंट है जमातुल्लावा, वो चैरिटी के लिए फंड इकट्ठे करते हैं और उसका पार्ट टेररिज्म में लगा देते हैं। फिर हुआ 9/11। नाम लो रॉबिन हुड कंसेप्ट है। जी। एक आप एक सेक्ट को, एक लोगों को कुछ छांट लेते हैं, उनका आप भला करते हैं और भले के उसमें फिर आप हीरो होते हैं। जी। चाहे वो ओसामा हो, तो वो दे emerge एज सोशल एंड रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जी बट हिडन एजेंडा में काम कुछ और हो रहा होता है। बिल्कुल। फिर ये 9/11 हुआ। 9/11 के बाद जो ट्विन टावर अटैक था, जी। अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने सख्ती की। दे अंडरस्टूड कि टेररिज्म क्या है। पहले तो इंडिया अकेला चिल्लाता था कि भी हम टेररिज्म फेस कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस उसमें सख्त हुआ। उन्होंने कहा कि भी कोई कंट्री ना तो टेररिस्ट को सपोर्ट करेगी, और एक ऑर्गेनाइजेशन थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो हर कंट्री का म्यूचुअल इवैल्यूएशन करती है कि क्या यहाँ इस कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग के लॉज हैं, अगर हैं तो क्या वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं होते। तो पाकिस्तान को ये समस्या हुई कि भी अपने लोगों को अगर यहाँ भेजते हैं तो उसका नाम आएगा। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट चलाया कि इंडियन ओरिजिन के लोगों को इसमें यूज़ किया जाए, उनको इंडोक्ट्रिनेट करें। तो यहाँ से इंडियन मुजाहिदीन का जन्म हुआ, जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी। और इनको फंडिंग पाकिस्तान से आती थी हवाला के थ्रू। इनिशियल रेडिकलाइजेशन जो है हुआ क्या था इस केस में, जेल में 3 लोग, तिहाड़ जेल में 3 लोग पकड़े गए। एक पाकिस्तान से आया था। पाकिस्तान से वो इसलिए आया था कि कुछ टेररिस्ट को उन्हें उसे छुड़वाना था। उसने 4 फॉरेनर्स को इंडिया में किडनैप किया। 3 को गाजियाबाद रखा, 1 को मुजफ्फरनगर साइड पे किसी गांव में रखा। फॉर्चुनेटली गाजियाबाद पुलिस की टीम किसी चोरी के सिलसिले में उसी घर में रेड करने चली गई। तो 3 लोग वहाँ से, फायरिंग हुई दोनों के बीच में, बट 3 लोग उन्होंने छुड़ा लिए और फिर अल्टीमेटली वो जो चौथा था वो भी छुड़ा लिया। ये आदमी पकड़ा गया। तो ये हुजी का टेररिस्ट था। दूसरा इसमें एक हुआ कलकत्ता का रहने वाला आसिफ रजा खान। ना ये आदमी कई सालों से घूम रहा था कि मुझे टेररिस्ट बनना है, मुझे टेररिस्ट बनना है, अच्छा, मुझे टेररिस्ट ट्रेनिंग चाहिए। ये पाकिस्तान जाना चाहता था। ये कश्मीर गया, कश्मीर में टेररिस्ट से मिला, बांग्लादेश गया, बट ये पाकिस्तान नहीं जा पाया किसी वजह से। फिर ये पकड़ा गया क्योंकि कश्मीर के टेररिस्ट से मिला, उसी के संदर्भ में पकड़ा गया, दिल्ली में तिहाड़ जेल में आ गया। तीसरा आदमी था आफ्ताब अंसारी। जी। वो क्रिमिनल था, किडनैपर था। वो मैंने खुद पकड़ा था 95 में अशोक विहार में। हाँ, अशोक विहार में क्या हुआ, एक एक्सटॉर्शन की एक बिजनेसमैन से कॉल थी, तो उस पर मैंने एक टीम लगाई थी ACP रविशंकर की। तो जब वो टीम पैसे लेने आई किडनैपर्स की, तो रविशंकर की टीम के बीच में एनकाउंटर हुआ। अशोक विहार मार्केट में एनकाउंटर हो रहा था। तो मैं भी क्योंकि ऑफिस बराबर में था, वहाँ पहुँच गया देखने के लिए भी क्या चल रहा है। तो वहाँ मुझे शॉपकीपर्स ने कहा कि इशारा किया, तो मैंने देखा एक आदमी भाग रहा है। तो उसको जाके एक सिपाही और आ गया मेरे साथ। पहले कार से पीछा किया, फिर हमने वो गलियों में घुस गया, गलियों में जाकर उसको पीछा किया। तो वो आदमी था आफ्ताब अंसारी।
तो ये तीनों लोगों का वहाँ जेल में मिलाप हुआ। आफ्ताब अंसारी और आसिफ रजा खान जब छूटे, इन्होंने किडनैपिंग का सिस्टम शुरू कर दिया। करोड़ों रुपए इन्होंने किडनैपिंग से कमाए। ये तीसरा आदमी जो पाकिस्तान टेररिस्ट था, ये जब कांधार हाईजैकिंग हुई 99 में, उसमें जो 3 लोग छूटे थे उसमें से एक ये भी था। ये पाकिस्तान चला गया। अब इन दोनों ने पैसे कमाए, फिर ये पाकिस्तान में इससे मिलने गए। वहाँ उसने और टेररिस्ट से भी इसकी बात कराई, टेररिस्ट लश्कर तौबा के लोगों से, जैश ए मोहम्मद के से। जैश ए मोहम्मद बनाया था जो एक छूटा था, उसने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में जाकर, और उसने इनकी तालिबान के लोगों से भी मुलाकात कराई। और फिर ये डिसाइड हुआ कि भी फर्स्ट स्टेज पे कहा कि हम रेजिडेंट एजेंट भेजेंगे इंडिया में, आप उसको एस्टेब्लिश कराओ। आफ्ताब और इनको बोला हम एक्सप्लोजिव भेजेंगे और आपके लोग जो भी आप ट्रेन करना चाहते हैं हम उनको ट्रेनिंग देंगे। तो यहाँ से इंडियन मुजाहिदीन की ट्रेनिंग हो गई। तो ये लोग जाते थे बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो हुजी थी वो इनकी हेल्प करती थी झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवा के पाकिस्तान भेजने में। पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको ट्रेनिंग देती थी, लेकिन आईएसआई भी सपोर्ट करती थी, क्योंकि कई बार आईएसआई के लोग ट्रेनिंग कैंप में इनको गाइड करने आते थे। उसके बाद जो है वो रेजिडेंट एजेंट इंडिया में आ गए। हुआ क्या कि आसिफ जो था, इसका एनकाउंटर हो गया गुजरात में। ओके। तो 2002 के शुरू में इन्होंने बदला लेने के लिए अमेरिकन सेंटर पर अटैक किया कलकत्ता में। अच्छा, जो गुजरात में वो मारा गया। तो इसका भाई था छोटा आमिर और आफ्ताब, ये दोनों चले गए थे दुबई। दुबई से उन्होंने प्लान किया कि इस पर अटैक करें। तो वो रेजिडेंट एजेंट्स जो थे उनसे इन्होंने कहा कि भाई यू अटैक ऑन अमेरिकन सेंटर इन कलकत्ता। अटैक करने के बाद आफ्ताब अंसारी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। FBI ने उसको लोकेट कर लिया दुबई में एंड वो इंडिया डिपोर्ट हो गया। वो जेल में है, कलकत्ता जेल में। फांसी की सजा उसको हो चुकी है, बट अभी स्टे है, वो अभी भी कलकत्ता जेल में है। आमिर रजा खान ने, जो छोटा भाई था, फिर पूरा इंडियन मुजाहिदीन का सेटअप तैयार किया। इनिशियल ट्रेनिंग इनकी पाकिस्तान में होती थी, लेकिन जो आतिफ था ये बड़ा ब्रिलियंट था, ब्राइट था। इसने अपना एक रेडिकलाइजेशन का सिस्टम बनाया और अपने जितने साथ पढ़ने वाले थे उसको इसने रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया। एक सिमिलर मॉड्यूल पूना में था, उन्होंने भी एक और भी तो था, बड़ा राशिद और छोटा राशिद। वो इनके ग्रुप के थे। वो इनके ग्रुप के थे। वो बटला हाउस में भी तो उनका वो साजिद थे। अच्छा। बड़ा साजिद है, छोटा साजिद। बड़ा साजिद है, छोटा साजिद बाटला हाउस में एनकाउंटर में मारा गया था, क्योंकि बाद में तो ISIS में ज्वाइन कर चुके जी। थे। कुछ लोग निकल गए थे इंडिया से जब ये एनकाउंटर हुआ। उसके बाद क्लूज मिले। हाँ, वो बांग्लादेश भी गए, वो और जगह भी गए, लेकिन यहाँ सेटल नहीं रह सके। बिकॉज या यूँ कहें कि आपके उस टाइम की जो इंटेलिजेंस और पुलिस थी, उन्होंने इतना प्रेशर बनाया APC ने कि उनको यहाँ से निकल के ISIS में वहाँ जाना पड़ा। जी 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 जी। खैर, मतलब कहें तो मतलब ये कहानी इतनी विस्तृत है और इतनी बढ़िया है, और इसके साथ साथ भयानक भी है। ये हम कहें कि ये पीछे से हो क्या रहा है पूरे देश में, लेकिन हम कहीं उस सेक्युलरिज्म के पहरावे में या कभी हम आइडियोलॉजीज के पहरावे में हम इनको सारा ऐसा आवरण पहना देते हैं कि हमें कुछ का कुछ और लगता है। जब तक कि ये आप जैसी किताब, ये बुक यहाँ पर आती है और पढ़ते हैं तो पता लगता है कि नहीं, वास्तविकता कुछ और थी। एक सवाल आपने और पूछा था कि क्यों इस पे शोर मचा। अब उसका रीज़न ये है कि ये एनकाउंटर जो हुआ था ये सितंबर 2008 में हुआ था जी। नवंबर 2008 में 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस थे एंड 2009 के शुरू में पार्लियामेंट इलेक्शन थे। तो कुछ पॉलिटिशियंस अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने पहले शोर मचाना शुरू करा। फिर मीडिया ने उन र्यूमर्स को पिकअप करना शुरू कर दिया और र्यूमर्स को प्रिंट मीडिया में, विजुअल मीडिया में लाने लगे, प्लांट करा गया। अब होता क्या है कि जो मीडिया है इट इज़ ए वेरी पावरफुल टूल एंड ये एक परसेप्शन क्रिएट कर देता है।
हाँ, परसेप्शन क्रिएट करता है, एक नैरेटिव खड़ा कर देता है उससे। तो फॉर्चुनेटली इस केस में हमारे पास बहुत अच्छे एविडेंसेस थे। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि मोहन को उसकी टीम के मेंबर ने मार दिया, और जो गोली चलाई पीछे से चलाई और फ्यू सेंटीमीटर्स से गोली चलाई, 3 गोली उसको लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियरली ब्रॉट आउट कि मोहन को 2 गोली लगी हैं, दोनों सामने से लगी हैं और 1 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस से लगी हैं। तो एक थ्योरी इनकी यहाँ गलत हो गई है। दूसरी थ्योरी इन लोगों ने ये दी उस समय कि जो 2 लोग वहाँ मारे गए थे, इन्होंने फायर ही नहीं किया, तो इनोसेंट लोग थे। वो तो दिग्विजय सिंह जी ने तो यहाँ तक भी कहा था, मतलब अब कहें तो जब चर्चा होगी तो राजनीति बात अपने आप आ ही जाती है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि उसको 4 गोली लगी थी, जो टेररिस्ट था, तो इकट्ठे सीधे दिमाग पे 4 कैसे लग सकती हैं, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन 4 गोली लग जाएं। और राजनीतिज्ञों ने भी अपनी अपनी सभी गीतमालाएं पढ़ी थी उसमें, तो कोई दो राय नहीं। तो इसका मैं बता रहा था। दूसरा जो एक होता है डर्मल नाइट्रेट टेस्ट, जब कोई आदमी फायर आर्म का यूज़ करता है तो जो एक्सप्लोजिव के पार्टिकल्स हैं वो हाथों में लग जाते हैं। तो एम्स के डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम किया इनका टेररिस्ट का, तो उनका हैंड वॉश लिया। हैंड वॉश को लेके CFSL भेजा, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब। वहाँ से आया कि उसमें एक्सप्लोजिव पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। दैट प्रूव्स कि इन लोगों ने फायर आर्म का यूज़ किया है। और NHRC ने जब अपनी इंक्वायरी की थी उसमें बड़े डिटेल में इसको मेंशन किया है, और उन्होंने फिर लास्ट में कहा है कि दे आर कन्विंस्ड कि ये एनकाउंटर जेन्युइन है। तो हाई कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट किया है, फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी NHRC की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। दूसरे हमारे पास एविडेंसेस थे कि इन लोगों के जो लैपटॉप थे उसमें इतने सारे एविडेंसेस मिले, ऐसी क्लिप्स मिली जो किसी और के पास हो नहीं सकती थी। फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, ब्लास्ट होने से पहले उनका इन्होंने क्या करा, एक फ़ोटो बनाया, उनको पूरे बॉम्ब्स को I और M की उसमें शेप में रखा, पीछे इंडियन मुजाहिदीन अहमदाबाद लिखा, और उसका फ़ोटो खींचा, उसका वीडियो बनाया। ये वीडियो वो पीछे खड़े हुए गन लेके, एक साइड में गन लेके खड़े होते, उनका जो सिंबल है मुजाहिदीन का। हाँ, नहीं, ये बॉम्ब्स का सारा। सिमिलरली कार जो एक्सप्लोड नहीं हुई थी उससे पहले के फोटोग्राफ, तो ये किसी के पास हो नहीं सकते। तो इनके पास काफ़ी एविडेंसेस ऐसे मिले जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। फर्जी ID कार्ड्स, दूसरे लोगों के नाम से ID कार्ड्स बना रखे थे। तो इनके मोबाइल, इनकी जो कुछ बातें आई वो भी पता लगती थी कि बिल्कुल ठीक है। अब तो बड़े साजिद और छोटे साजिद ने भी मान लिया कि यहाँ बटला हाउस में थे। नहीं, छोटा साजिद तो एनकाउंटर में मर गया था। अच्छा। 2 लोग वहाँ से भागे थे। जो 2 भागे थे, जो पकड़े गए 2 भागे, उन्होंने एडमिट किया कि वहाँ पर मौजूद थे जी, और उन्होंने फायरिंग की थी। जी। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है सभी दोस्तों के लिए, और क्योंकि सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इसमें और बहुत बढ़िया है, और साथ में इसे नॉवल रीडिंग। सबसे अच्छी बात यह है कि कई बार क्या होता है, फैक्ट्स को बताते बताते वो थोड़ी सी बोरियत आ जाती है, बट इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। बल्कि पढ़ते हुए एक्चुअल होते हुए भी फिक्शन सा लगता है, इतना रोमांच है इस किताब में पूरे। And I would recommend it to all my friends and everybody, all book readers, that it's a real fantastic reading, and English में है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही बढ़िया है। और इसके जो पब्लिशर्स हैं, ये रूपा पब्लिशर्स ने इस बुक को पब्लिश किया है। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया किताब है, प्लीज गो अहेड, सी इट, एन एनकाउंटर दैट शुक द नेशन। और सच में जब ये बटला हाउस कांड हुआ था तो पूरे देश में एक इस तरीके का फैल गया था कि किसी की तरफ से सच्चाई और किसी की तरफ से ये झूठ, और फाइनली आज जो है कर्नल सिंह जी ने इस सच को हमारे सामने रखा है इस किताब के माध्यम से। तो सभी पढ़िएगा, सभी जानिएगा। आपका कर्नल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए भी धन्यवाद कि आपने ऐसी किताब लिखी है, और इसलिए भी धन्यवाद कि आप एक ईमानदार, डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर रहे हैं सारी लाइफ, और ऐसी और भी आपके साथ जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई होंगी। तो हम तो चाहेंगे कि आप, अब शुरुआत हुई है तो लिखते रहिएगा, इसको लिखते रहिएगा। आप बहुत अच्छे लेखक हैं। थैंक यू सर।